अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना जर्नल सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज़ रिमशा कमल एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन फॉर्मडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। और मैं आपको बेसिकली 2 यूनिट्स कवर करवाऊँगी। तो आज हम जो है वो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास फार्माकोलॉजी क्या होता है। चूँकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एन इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो ड्रग का इफ़ेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे, हम बेसिकली उसको स्टडी करते हैं। यानी कि ड्रग का मैकेनिज्म हो गया, उसके एडीआरस हो गए, थेरेपेटिक यूजेस हो गए, ठीक है। तो वो हम सारे इसमें कवर करते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 मैकेनिज्म आ जाते हैं। एक हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक हमारे पास है फार्माकोडायनामिक। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक हमारे पास क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या प्रोसेस करती है, वो हम जो है फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो बेसिक इंट्रो है वो इसी चीज़ के बारे में। फार्माकोडायनामिक्स हमारे पास जो है वो सेकंड चैप्टर है और इसमें क्या होता है कि हमारी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि हमारी ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या प्रोसेस करती है, ठीक है। तो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें हम 4 प्रॉपर्टीज़ डील करते हैं, विच इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जो है वो ड्रग को एडमिनिस्टर किया, आईवी, आईएम और ओरली, ठीक है। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक जाना, ठीक है, वो हम लोग क्या कह रहे हैं उसको एब्जॉर्प्शन। अब हम जर्नल से इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ब्लड स्ट्रीम से निकल के अब ड्रग ने हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जाना है, तो मीन्स के ड्रग जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। थर्ड है हमारे पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारे पास जो ड्रग है उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लिवर के थ्रू, यानी कि वो लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहा है। और फोर्थ हमारे पास जो ड्रग है वो बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, यानी कि एलिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन और फीसिस, राइट। ये एक जर्नल से इंट्रोडक्शन था। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एन एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द जीआईटी, यानी कि जीआईटी से जो ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है उसका हमारे पास मैकेनिज्म क्या है। तो हमारे पास वो 4 मैकेनिज्म से होती है: पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन में हमारे पास क्या है कि ड्रग ने जो है वो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना होता है, यानी कि ड्रग हमारे पास मूव हो रही है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है ड्रग टुवर्ड्स ग्रेडियंट मूव कर रही है, यानी कि हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रही है, तो हमें किसी भी तरह के कैरियर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की हमारे पास जो है वो एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कैरियर, कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है ड्रग को हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने की। अगर हम लोग ये देख लें डायग्रामेटिकली इसको, तो ये हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन डायग्राम है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ड्रग्स की ड्रग हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी होती है और ड्रग हमारे पास लिपोफिलिक भी होती है, सही है। तो अब हम लोगों ने हाइड्रोफिलिक जो ड्रग हैं, जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास लिपोफिलिक in नेचर होती है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन उनको मूव करने के लिए हम लोगों को चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारे पास जो है ना वो इंट्रासेलुलर मूव करवाती है। लेकिन जो हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास आप देख ही रहे हैं कि वो मेम्ब्रेन से ईजिली पास आउट हो रहे हैं। क्यों? उनके लिए कोई चैनल रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी लिपोफिलिक इन नेचर होती है, राइट। होप पैसिव डिफ्यूजन क्लियर है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब कुछ ड्रग्स हमारे पास स्मॉल इन साइज होती हैं, तो वो इजीली जो है ना वो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाती हैं। अब कुछ ड्रग्स होती हैं उनका साइज हमारे पास जो है वो लार्ज होता है, ठीक है। तो उनको जो है वो ये भी तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ड्रग जो है वो मूव कर रही है, लेकिन इसमें जो ड्रग का साइज है वो लार्ज है, ठीक है, यानी कि वो मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट नहीं होती। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल को जो हमारे पास है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव आउट करवाती हैं, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन कैरिड प्रोटीन्स है, ये लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स कौन सी होती है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। उनको जो है ये मूव करवाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर, राइट। ये हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, और ये भी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि इसमें ये भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ड्रग मूव कर रही है। ओके, थर्ड वन इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अब ये जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगी, ये अगेंस्ट होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, यानी कि जो पीछे तो हमने पढ़ा था उनको हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पढ़ा था, अब ये जो है ना हमारे पास अगेंस्ट है, मीन्स के ये हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करेगी। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को लोअर टू अपर मूव करने के लिए हम लोगों को कैरियर्स भी रिक्वायर्ड होंगे, हम लोगों को एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो है ना वो एटीपी रिक्वायर्ड होगी ड्रग को मूव करवाने के लिए। लास्ट हमारे पास जो है ना वो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अब एंडोसाइटोसिस के अगर हम प्रोसेस को देख लें तो इसमें भी अगर हम लोगों ने लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल को क्रॉस द मेम्ब्रेन और हमने इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या सेल के अंदर मूव करवाना है, तो इसमें हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो ड्रग, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ड्रग को इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। इनगल्फ करने के बाद इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे पास सेल के अंदर, किस तरीके से, इस हम लोग वेजिकल को जो है वो पिंच ऑफ कर लेंगे और इस तरीके से जो हमारे पास ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी सेल के अंदर, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस अगर हम देखें तो वो रिवर्स है हमारे पास एंडोसाइटोसिस का, यानी कि इसमें जो है वो ड्रग वेजिकल के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम सेल में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सोसाइटोसिस है उसमें हम लोग इसको आउट ऑफ द सेल मूव करेंगे। आउट ऑफ द सेल कैसे, कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेल से एक्सपेल करवाने हैं, तो वो हम लोग एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से करवाएंगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको जो है वो एक जर्नल से इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम जो कवर करेंगे टॉपिक दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी इन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है। बायो मीन्स ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवेलेबिलिटी टू मेक अवेलेबल फॉर एक्शन। अब बेसिकली एक बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है, बायो अवेलेबिलिटी इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक हमारी ड्रग है, ठीक है, वो कितनी अमाउंट में और कितने टाइम में जो है ना वो एब्जॉर्ब हुई है उसके अपने ओरिजिनल डोजेज फॉर्म से, ठीक है। यानी कि डोजेज फॉर्म हमारे पास सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, कोई भी हमारे पास डोजेज फॉर्म है, तो जो ड्रग है वो अपनी डोजेज फॉर्म से कितने टाइम में और कितनी हमारे पास जो है वो अमाउंट में जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, राइट। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म। अगर हम लोग देखें बायो अवेलेबिलिटी, अगर हम लोग कोई भी ड्रग ओरली ले रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं आती, क्यों, वो हम लोग आगे देखते हैं। और आईवी में जो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास जो है वो 100% आती है। इसकी भी रीज़न हम लोग आगे देखते हैं डायग्रामेटिकली, जैसे भी है डायग्राम गुजारा करें। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर हम लोग देखें कैसे बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती या फिर 100% होती है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग हम लोगों ने लिया ओरली, ठीक है, 100% वो हमारे पास ड्रग थी, अवेलेबल थी हमारे पास। ड्रग गई है स्टमक में, एसिडिक है तो स्टमक में, ठीक है, बेसिक है तो इंटेस्टाइन में। तो अब ड्रग जो है उसको हम लोगों ने लिया है, ठीक है, 100% वो हमारे पास अवेलेबल थी, स्टमक में गई है, राइट। उसके बाद स्टमक में गई है तो हमारे पास यहाँ तक ड्रग जो है ना वो 100% अवेलेबल थी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब उसने आगे मूव करना है, ड्रग ने हमारे पास स्टमक से आगे स्प्लीन वेन में या पोर्टल वेन में मूव करना है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो ड्रग कुछ वेस्ट होती जा रही है, अपने जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचते पहुंचते वो रास्ते में वेस्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास जो ड्रग है वो स्प्लीन वेन तक पहुंची है तो वो 70% रह गई है, पोर्टल वेन तक गई है तो वो हमारे पास 60% रह गई है। ऑफकोर्स लिवर के बाद जब हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंची है, ओरली ड्रग की बात करें तो वो हमारे पास 40% रह गई है। अब इसका क्या मतलब है कि ड्रग ने जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वो हमारे पास 100% से 40% पे आ गया। अब ये क्या, हमने ओरली ड्रग ली है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचते पहुंचते वो 40% रहेगी, यानी कि जो ड्रग है हमारे पास वो 40% अपना इफेक्ट देगी। तो ऊपर हमने बात की कि जो हमारे पास ओरली ड्रग है उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, ठीक है। आईवी की क्यों होती है, आईवी इसीलिए उसकी 100% होती है कि जैसे हम लोग आईवी ड्रग देते हैं पेशेंट्स को तो वो डायरेक्टली जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है। उसको ये सारे प्रोसेस से ऑफ कोर्स पास आउट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है हमारे पास, यानी कि वो वेस्ट नहीं होती। ओरली में ड्रग वेस्ट हो रही है इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो, और आईवी में जो है वो ड्रग हमारे पास डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है 100% और वो जाके अपना फिर इफेक्ट शो करती है। तो होप सो, आई थिंक इट्स क्लियर।
ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी कवर कर लेते हैं, दैट इज़ बायो इक्विलेंस। अब ये बायो इक्विलेंस हम क्यों ड्रग्स के लिए जो है हम टर्म यूज़ करते हैं बायो इक्विलेंस। बायो इक्विलेंस क्यों हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जो ड्रग है ना दो, ये आपस में बायो इक्विलेंट है, ठीक है। क्यों कहते हैं? इस तरीके से आप देखें कि हमारे पास कोई सी भी दो ड्रग्स हैं, ए ड्रग है बी ड्रग है, चाहे वो सेम कंपनी की हैं फिर ये डिफरेंट कंपनी की, कोई भी हमारे पास दो ड्रग्स हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं उनका सॉल्ट भी सेम है, राइट, उनकी डोज भी सेम है, 100 mg ए एंड बी ड्रग, और उनकी डोजेज फॉर्म भी सेम है, ठीक है। टैबलेट है, आइदर वो बोथ टैबलेट्स हैं, आइदर वो बोथ कैप्सूल हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में जो है ना वो सेम रेट पे और सेम एक्सटेंट पे पहुंच रही है अगर तो हम कह रहे हैं कि ये जो दो ड्रग्स है ना ये आपस में बायो इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऊपर रीजन बताई है कि ड्रग जो है ना वो सेम रेट और एक्सटेंट पे ब्लड सर्कुलेशन में रीच कर रही है, ठीक है। तो बायो इक्विवेलेंस की फिर हम देखते हैं कि ड्रग कुछ थेरापेटिकली बायो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, कुछ फार्मास्यूटिकल बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स होती हैं, तो वो डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जा रहे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको पता हो कि बायो इक्विवेलेंट टर्म हम किन ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ड्रग्स आपस में बायो इक्विवेलेंट कैसे हैं, राइट। ये एग्जांपल है जैसे कि ए ड्रग है और इसकी भी जो हमारे पास ये भी 10 mg की है, ये भी 10 mg की है, राइट, और ये भी जो हमारे पास सेम रेट पे 2 आवर्स में, वो भी जो है ना वो हमारे पास 2 आवर्स में जो है ना वो रीच करिए सर्कुलेशन में, तो मीन्स बोथ ड्रग्स आर बायो इक्विवेलेंट टू ईच अदर, राइट। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज़ द ड्रग क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग ने क्लियर होना है, सारी सी बात है, बॉडी से भी एक्सक्रीट होना है, बॉडी से भी एलिमिनेट होना है ड्रग ने। तो क्लियरेंस अगर हम टर्म देखें, हम पढ़ते हैं ड्रग क्लियरेंस, ड्रग क्लियर हुई है, एलिमिनेट हुई है, एक्सक्रीट हुई है, तो बेसिकली ये टर्म्स जो है ना ये एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि क्लियरेंस, ड्रग क्लियरेंस क्या है कि कितने वॉल्यूम ऑफ द ब्लड में से जो है ना वो हमारी ड्रग क्लियर हुई है पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, ये क्लियरेंस की हम बात करें। इसी तरीके से अगर हम लोग एलिमिनेशन की बात करें, देखिए एक हम टर्म पढ़ते हैं एलिमिनेशन और एक हम टर्म पढ़ते हैं एक्सक्रीशन, और ये दोनों टर्म्स भी जो है ना ये सेम नहीं है। अगर हम पहले बात करें एलिमिनेशन की, राइट, तो एलिमिनेशन में हमारे पास एलिमिनेशन किसको कहते हैं कि एक ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सकती है विदाउट बीइंग एक्सक्रीटेड, ठीक है। एलिमिनेशन क्या है कि एक ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सकती है विदाउट बीइंग एक्सक्रीटेड। इसका क्या मतलब हो सकता है कि जो एलिमिनेशन का मतलब कि इट डज नॉट मीन्स कि बॉडी से रिमूव होती है, ठीक है। एलिमिनेशन को हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो जो ड्रग है वो बॉडी से रिमूव हो रही है, राइट। इसका मतलब ये होता है एलिमिनेशन का, जो हमारी ड्रग है वो एक्टिव जो हमारे पास फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन बेसिकली जो हमारे पास मेनली थ्रू लिवर होती है, राइट। अगर हम लोग बात करें एक्सक्रीशन की, तो बॉडी से ड्रग के एक्सक्रीट आउट होने को हम लोग एक्सक्रीशन कह रहे हैं कि बॉडी से बाहर जो ड्रग निकल रही है उसको हम लोग जो है, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि उसको हम लोग जो है ना वो एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो है ना वो मोस्टली किडनी के थ्रू होती है। अब एक और क्वेश्चन कि लंग्स के थ्रू भी जो है ना वो ड्रग्स एक्सक्रीटेड होती हैं, कैसे कि कुछ ड्रग्स हम लोग गैसेस की फॉर्म में भी देते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि हमारे पास एनेस्थेटिक्स हो गई हैं, राइट, तो वो जो है हमारे से जो है वो लंग्स के रूट के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं, राइट। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो है ना वो ये कि हमारे पास ये एलिमिनेशन वही रूट्स हो गए हमारे पास, हेपेटिक, यूरिनरी एंड बिलियरी एलिमिनेशन। हम बस काइनेटिक ऑफ द मेटाबॉलिज्म है, उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, कि हमारे पास जो ड्रग मेटाबोलाइज होती है किन किन काइनेटिक्स से, किन किन ऑर्डर से, तो ये हमारे पास ये हमेशा दो ही आएंगे। अब हम लोग अगर देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम लोग इसको याद किस तरीके से करते हैं, एफ से फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है तो एफ से ही हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, राइट, कि ड्रग जो है वो हमारे पास कांस्टेंट फ्रैक्शन से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है बॉडी से। कैसे? जैसे कि देखिए कि हम लोगों ने ड्रग दिया 100% या 100 mg, ठीक है, तो उसके बाद वो 50% रिड्यूस हो गई, 100 से 50 होगी, देन अगेन 50% 25 होगी, देन अगेन 50% 12.5 एंड सो ऑन, राइट। तो ये एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है ना वो ड्रग की वो हमारे जो है ना वो एक्सक्रीट हो रही है। और ये जो चीज़, ये जो मेथड है ना वो हाफ लाइफ इसमें भी कांस्टेंट होती है। कैसे? अब हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है, हाफ लाइफ इसमें कांस्टेंट है, और वो हाफ लाइफ क्या होता है वो हम पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ड्रग अपने ओरिजिनल का 50% में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ड्रग है वो अपने ओरिजिनल का 50% में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। तो ये देखिए इधर भी एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि 2 आवर्स के बाद ड्रग अपने ओरिजिनल का यानी कि 100 का 50% कन्वर्ट हो गई है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि
हाफ लाइफ, राइट। और इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट है क्योंकि 2 आवर के बाद देखिए मैं ये अज्यूम किया 50% रह गया, फिर 2 आवर के बाद 50% रह गया एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो रेट ऑफ हमारे पास जो एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, यानी कि जिस तरीके से हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रेट ऑफ एलिमिनेशन भी इंक्रीज होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने एक ड्रग ली है, वो हमारे पास 500 mg है और उसके बाद ये ड्रग की कंसंट्रेशन 500 mg है, तो वो बॉडी से जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सक्रीट आउट होगी, ठीक है, 50%, तो वो 250 mg रह जाएगी। इसी तरीके से एक हमारे पास ड्रग है, वो 5 mg की कंसंट्रेशन है, तो वो अपने पर्टिकुलर टाइम के बाद 5 का हाफ यानी कि 2.5 mg रह जाएगी। तो अब देखिए ना, जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ड्रग की उतनी ही ज़्यादा, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो हमारे पास है, ये इसमें ड्रग की इधर हमें पड़ता है कांस्टेंट फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें ड्रग की जो ना वो कांस्टेंट अमाउंट जो है ना वो एक्सक्रीट हो रही है। कैसे? जैसे कि देखें ड्रग हमारे पास पहले 100 थी, ठीक है, 100 mg, उसके बाद 90 होगी, फिर 80, फिर 70, फिर 60 एंड सो ऑन, यानी कि इसमें कांस्टेंट अमाउंट रिलीज हो रही है। इसमें था कि कांस्टेंट फ्रैक्शन यानी कि 50-50% करके, लेकिन इसमें सिर्फ अमाउंट कांस्टेंट 100 to 90, 90 to 80, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ पे भी डिपेंडेंट नहीं है, जैसे ये हाफ लाइफ पे डिपेंडेंट था और ये हाफ लाइफ पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ये जिस तरीके से कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट था, ये जो है भी इंडिपेंडेंट है हमारे पास कंसंट्रेशन पे, राइट। होप सो यहाँ तक डिफरेंस क्लियर है। ओके आप इसको जो है वो ग्राफ से भी देख लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर की हमारे पास ये एक्सपोनेंशियली कर्व क्यों आई है, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने पहले ही बताया है कि ड्रग हमारे पास जो है वो 500 थी, फिर वो अपने ओरिजिनल का 50 रह गई, 250, फिर वो इस 250 से भी अपने हाफ हो गई हाफ, और ये सो ऑन। तो ड्रग जो है वो हमारे पास वो इधर एक्सपोनेंशियल कर्व शो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर में, और चूंकि उधर हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट जीरो ऑर्डर में शो हो गया, तो ड्रग का जो देखें वो ग्राफ भी एक किस्म का स्ट्रेट है, और उधर क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट ड्रग की जो है वो रिलीज हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंड होप सो ये लास्ट टॉपिक ही हो। अच्छा अब इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जो किडनी होती है ना हमारे पास, वो लिपोफिलिक ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट नहीं करती। जब तक ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक नहीं होगी, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट ऑफ कोर्स नहीं होगी, तो किडनी लिपोफिलिक ड्रग को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती, तो लेकिन मेटाबोलाइज तो कर सकती है ना। तो फिर क्या होता है कि जो किडनी है वो ड्रग को मेटाबोलाइज करके लिपोफिलिक ड्रग से हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करती है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए, और ये 2 प्रोसेस से होगा। एक हम लोग देख रहे हैं फेज 1 से और एक हम देखते हैं फेज 2 से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेज 1 में, ठीक है। अब फेज 1 ये ऊपर अब प्रोसेस का जर्नल चल रहा है। फेज 1 में किस तरीके से ड्रग जो है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग हमारे पास क्या है, लिपोफिलिक, राइट। तो फेज 1 में हमारे पास क्या होता है कि 3 तरह के रिएक्शन है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। इन 3 तरह के रिएक्शन से जो ड्रग हमारे पास लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है। और कैसे कि हमारे पास जो लिपोफिलिक ड्रग है उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल और जो है वो हमारे अमाइनो ग्रुप कोई भी हो, या वो हमारे पास ड्रग के साथ लगता है, उसको लिपोफिलिक को जो है ना वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर देता है, और उससे फिर आगे क्या होता है कि जो वो ड्रग जो है ना वो बॉडी से एक्सक्रीट होती है, और हाइड्रोफिलिक ड्रग की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास फेज 1 है, ऑफ कोर्स ये जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहा है, और कैटलाइज कौन कर रहा है, कैटलाइज ये हो रहा है साइटोक्रोम P450 से, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है ना वो साइटोक्रोम P450 जो मेटाबलाइज करते हैं कुछ एंडोजीनस कंपाउंड को और कुछ एक्सोजीनस कंपाउंड्स को, तो वो मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिया। आप ये देख लीजिएगा कि एंडोजीनस में हमारे पास स्टीरॉइड्स और लिपिड्स आ रहा है, और एक्सोजीनस में हमारे पास कार्सिनोजेंस और इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स ETC ये हमारे पास आ रहा है, राइट। ओके नेक्स्ट हम अब देखेंगे हमारे पास CYP यानी कि साइटोक्रोम इंड्यूसर्स भी कुछ होते हैं और कुछ हमारे पास इनहिबिटर्स भी होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात आप समझे कि इंड्यूसर्स कौन सी ड्रग्स होती है और इनहिबिटर्स कौन सी होती हैं। इंड्यूसर्स आप देखें कि ड्रग्स जो हमारे पास है, लिपोफिलिक ड्रग है, राइट, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है उसने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना है, और उसके बाद ड्रग ने जो है वो हमारे पास एक्सक्रीट कैसे होना, जब ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी, तभी हमने पीछे बात की वो एक्सक्रीट आउट। जो हमारे पास इन इंड्यूसर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल ड्रग लिपोफिलिक है, जाके बाइंड हुई और उसके बाद वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होगी और ये एक्सक्रीट आउट बॉडी से इस फॉर्म में होगी, यानी कि ये हमारे पास चेंज हो गया, ड्रग की स्टेट ही चेंज होगी ना, यानी कि लिपोफिलिक ड्रग थी, उसके बाद जो है वो जाके बाइंड हुई, उसके बाद जब उसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना तो वो हाइड्रोफिलिक होगी। अगर ये हम बात कर रहे हैं इंड्यूसर्स की, और इसमें एग्जांपल जो ड्रग की रहती है वो होती है फिनोबार्बिटल, रिफेम्पिन एंड कार्बामेज़ेपाइन। अब हम लोग देखते हैं इनहिबिटर्स को, अगर हम लोग देखें
तो ये वर्ड इनहिबिटेड से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये जो जिस स्टेट में हम इनको देते हैं ये एज एज उसी अनचेंज होके ये जो है ना ये अनचेंज होती है, यानी कि ये उसी स्टेट में रहती हैं जिस स्टेट में हमने इनको एडमिनिस्टर किया होता है। फॉर एग्जांपल ड्रग जो है वो लिपोफिलिक है, हमने एडमिनिस्टर की, तो ये यानी कि चेंज हुए बगैर ही अनचेंज ये बिल्कुल वैसे से ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई, अनचेंज हुई। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक नहीं होती, वो लिपोफिलिक नेचर ही रह जाती है, उसमें हमारे पास कीटोकोनाजोल और अमेप्राजोल ड्रग आ जाती है। ठीक है, फेज़ 1 होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। फेज़ 1 में हमने क्या बताया कि हमारे पास जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक होगी तो हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे 3 तरह के रिएक्शन से। और कैसे हमारे पास ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है, जब लिपोफिलिक ड्रग के अंदर हम लोग एडिशन कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फिर अमाइनो ग्रुप की, ठीक है, तो ड्रग हाइड्रोफिलिक हो जाती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, अब कुछ हमारे पास ड्रग्स ऐसी होती हैं यानी कि वो लिपोफिलिक ही रहती हैं। ठीक है, फेज़ 1 से गुजरने के बाद वो लिपोफिलिक ही रहती हैं, यानी कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगी। तो वो उनके लिए फिर हम लोग उन ड्रग्स के लिए क्या मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है कि वो फेज़ 2 में जाएंगी, एंटर होंगी। और फेज़ 2 में बस बेसिकली क्या पीछे हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन हमारे पास है, हाइड्रोलिसिस है, और इधर हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होंगे। उधर जो रिएक्शंस हमने बताए थे इधर कॉन्जुगेशन रिएक्शन है। क्यों फेज़ 2 क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं फेज़ 1 से जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लिपोफिलिक होती हैं, लिपोफिलिक रह जाती हैं, हाइड्रोफिलिक नहीं कन्वर्ट होती। तो वो हमारे पास जो ऊपर हमने बात की दिस वन के जो वो अनचेंज रहती हैं और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट फिर जाहिर सी बातें नहीं होंगी, लिपोफिलिक ड्रग्स होंगी। तो ऊपर सॉरी मैंने बात कर दी थी कि वो बॉडी से इधर एक्सक्रीट होंगी, नहीं बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगी लिपोफिलिक, ऑफ कोर्स फिर वो फेज़ 2 रिएक्शंस में जाएंगी, राइट। फेज़ 2 रिएक्शन में जाएंगी और फेज़ 2 रिएक्शन हमने पढ़ा कि इधर कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, और कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में जाने के बाद ड्रग फिर लिपोफिलिक से अपनी स्टेट चेंज करके हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगी और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, राइट। अब हम कहते हैं कि कुछ ड्रग्स उनके पास ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप सॉरी होता है। तो जिन ड्रग्स के पास ऑलरेडी ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो उनको फिर फेज़ 1 में जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि फेज़ 1 में तो हम लोग अपने लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर उनको फेज़ 1 में जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग ऑलरेडी जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, तो उसके बाद वो हमारे पास फेज़ 2 में ही डायरेक्टली जाएगा और वहाँ से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं अभी लर्निंग पोजीशन पे हूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपसे सीख सकती हूँ और आप लोग ऑफ कोर्स मेरे से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, दैट्स एंड अल्लाह हाफिज़।